स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। आज की काव्य की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए निर्धारित पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज। तो आइए पहले कवि ऋतुराज का जीवन परिचय जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी कवि का व्यक्तित्व उसकी कविता में, उसकी रचना में अवश्य दिखाई देता है। तो चलिए पढ़ते हैं कवि का जीवन परिचय। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। अब देखिए, अंग्रेजी में एमए करने के बाद भी रुचि हिंदी की तरफ है और उसमें ही लेखन कार्य को अपनाया है। तो हिंदी का प्रभाव, अपनी मातृभाषा का प्रभाव किसी भी विषय के विद्यार्थी पर कितना हो सकता है और उसे वह अपना कार्य क्षेत्र बना सकता है। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सारा जीवन अंग्रेजी से आजीविका भी कमाई है, लेकिन जो मन का सुकून है, शांति है, जो भावाभिव्यक्ति है, वह अंग्रेजी माध्यम के बजाय हिंदी माध्यम से। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सुरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को, समाज के हाशिए के लोग जिन्हें समाज में उपेक्षित कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है, उन लोगों की बात है। उन लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है, अर्थात जो दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारे सामने कठिनाइयां आती हैं, जैसा जीवन एक सामान्य व्यक्ति जीता है और उसकी जो वास्तविकता है वही उनके लेखन में दिखाई देती है। और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। तो यह था कवि ऋतुराज का जीवन परिचय। तो अब जानते हैं कि कविता में क्या कहा गया है। तो कविता का परिचय इसी में दिया गया है, कवि के परिचय के नीचे। तो पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर कविता का भावार्थ समझेंगे। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। परंपरागत आदर्श रूप, जैसा कि आज तक भारतीय परिवारों में बेटियों को सीख दी जाती रही है, तो इस कविता में जो माँ है वह उससे थोड़ी भिन्न सीख दे रही है। उसके साथ साथ अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को बचाए रखने की। तो देखते हैं कैसे। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, कि जो समाज की हमारी ऐसी व्यवस्था है कि स्त्रियों को ऐसा जीवन जीना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, इस तरह बोलना चाहिए, ऐसा पहनना चाहिए, इस तरह की जो बातें उनके लिए निश्चित कर दी जाती हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कवि कहता है कि आदर्श का रूप देकर, आदर्श का नाम देकर, मुलम्मा होता है आवरण, कि उन्हें एक आदर्श का आवरण उड़ा देते हैं, लेकिन वास्तव में वे उनके जीवन के बंधन हैं। उनके लिए ऐसी बातें बना दी गई हैं कि आदर्श बहू कहलाओगी, आदर्श बेटी कहलाओगी, आदर्श पत्नी को ये करना चाहिए। इस आदर्श के नाम पर वे उससे उसका व्यक्तित्व छीन लेते हैं। तो माँ इससे भिन्न सीख देती है। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। कहा जाता है कि स्त्रियां स्वभाव से कोमल होती हैं, इस कोमलता को गर्व के भाव में बदल देते हैं, और वो कवि कहता है कि इसमें कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। आपको कमजोर माना जाता है, जिसे कोमल कहकर आपकी प्रशंसा कर देते हैं, लेकिन वही वो मन ही मन आपको कमजोर मानते हैं कि स्त्रियां कमजोर होती हैं, इसलिए ऐसा करती हैं। तो आपका उपहास उड़ाया जाता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में, जो पंक्ति एक आएगी इसमें कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना,
तो लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। प्रतिकार अर्थात विरोध, कि लड़की जैसी दिखाई नहीं देना, कि अपने स्वाभाविक गुणों को कमजोरी मत बनने देना। आदर्शीकरण के आदर्श के नाम पर ऐसा जीवन न जीना जो केवल दूसरों के अनुसार तुम्हारा जीवन निर्देशित होता रहे। दूसरे जैसा चाहते हैं तुम वैसा जीती रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का आदर्शीकरण का इस कविता में प्रतिकार किया गया है। बेटी माँ के सबसे अधिक निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, कि जो बेटी का लगाव है माँ के लिए अधिक होता है और माँ का उसके लिए, और दोनों एक सुख दुख के साथी होती हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकती हैं। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है, कि जैसे माँ है तो विवाह के समय वह अपनी माँ और बहनों से अपने सुख दुख बांट लेती थी, हर तरह की बात कर लेती थी। अब उसकी अपनी बेटी है तो वह अपनी बेटी से अपने सुख दुख, अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा कह लेती है। तो बेटी अब विवाह के बाद चली जाएगी तो माँ को लगता है कि उसकी जो अंतिम पूंजी थी वह उससे दूर चली जाएगी। कविता में कोरी भावुकता नहीं, कि कविता जो है केवल भावों पर ही आधारित नहीं है, कि केवल भावनाएं ही नहीं है माँ की बेटी के लिए, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। कि माँ के संचित इकट्ठे किए गए, कि माँ ने अपने जीवन में जो अनुभव किया है उन अनुभवों की पीड़ा माँ के पास है, जो प्रामाणिक है, क्योंकि माँ ने अपने जीवन में उन्हें देखा है। उसी की अभिव्यक्ति इस कविता में दिखाई देती है। केवल भावनाओं में बहकर माँ सीख नहीं दे रही है, जो उसने अपने जीवन में देखा है, अनुभव किया है, उसी से संबंधित माँ बेटी को सीख देती है। इस छोटी सी कविता में, कविता निश्चित रूप से छोटी है लेकिन गहन अर्थ लिए हुए, इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। कि समाज जो है पुरुष प्रधान है और स्त्रियों के लिए ही ऐसे नियम बनाए गए हैं कि उनके जीवन में बंधन ही बंधन डाल दिए गए हैं। लेकिन इस कविता में लिखने वाले एक कवि ही हैं, पुरुष ही हैं। उनकी उदार सोच, उनका उदार दृष्टिकोण झलकता है इस कविता के माध्यम से। तो कवि ऋतुराज ने कन्यादान जो कविता लिखी है, तो आइए अब उस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। कन्यादान। सबसे पहले तो हम इसी शब्द को देखते हैं कि कन्यादान शब्द बना किससे है, कन्या और दान से। तो कन्यादान शब्द का जो पारंपरिक अर्थ लिया जाता रहा है भारतीय समाज में, वह है कन्या का दान, कि कन्या को दान में दे देना। तो प्रश्न यह उठेगा कि क्या वास्तव में बात हमें सही लगती है, उचित है अगर ऐसा कहा जाता है? तो यह विचारणीय प्रश्न है। दूसरा अर्थ हम इसका ले सकते हैं कन्या के लिए दान, कि कन्या का जो नया जीवन शुरू होने जा रहा है उसके लिए कुछ दान दिया जाए, ताकि उसके भावी जीवन में कुछ सरलता आ जाए, कुछ आसानी हो जाए, कठिनाइयां कुछ कम हो सके, जीवन को सुचारू और सरल रूप से चलाने में उन्हें कोई अधिक दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो प्रश्न बनेगा, कन्यादान शब्द को आप किस संदर्भ में लेते हैं और किस अर्थ में उसे उचित मानते हैं और क्यों? इस पर हम बाद में विचार करेंगे। पहले कविता पढ़ते हैं, कविता पाठ करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ माँ के शब्द हैं कि माँ जो कहती है अपनी बेटी को, उसके बारे में कवि बता रहा है कितना प्रामाणिक था उसका दुख। उसका किसका? माँ का। कि माँ का दुख कितना प्रामाणिक था, प्रमाण है, सबूत है, सच्चा था। कब? लड़की को दान में देते वक्त, जब वह अपनी लड़की का दान कर रही थी, अर्थात उसका विवाह कर रही थी। कन्यादान के समय जो माँ के चेहरे पर जो पीड़ा के भाव दिख रहे थे दुख के, वह प्रामाणिक थे, सत्य थे। और कैसे भाव थे? जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कि बेटी को विदा कर रही है तो उस समय ऐसा लग रहा है कि मानो वह बेटी उसकी अंतिम पूंजी है, अर्थात जो कुछ उसके पास संग्रह के रूप में था, आज उसने सब कुछ किसी और को दे दिया। कि पूरा जीवन जिस बेटी को अपने संस्कारों से सजाया संवारा, जिसे समझ दी, जिसकी परवरिश की, जिसके साथ अपने जीवन के सुख दुख, अपने मन के भाव बांटे, आज वह बेटी उससे दूर चली जाएगी। इसलिए कहा अंतिम पूंजी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन
दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी से अभिप्राय इसका मतलब उम्र कम होने से नहीं है, यहाँ अभिप्राय है समझदार होने से, कि जो वो लड़की है जिसका विवाह होने जा रहा है अभी बहुत समझदार नहीं थी। इतनी भोली और सरल थी, स्वभाव में भोलापन था, सरलता थी, छल कपट नहीं था उसके व्यवहार में। इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, कि उसे केवल सुखों का ज्ञान था, क्योंकि अपने माता पिता के घर में रह रही है और कोई भी माता पिता हो भरपूर प्रयास करते हैं कि उनके बच्चों को किसी तरह का कष्ट न हो। तो माँ और पिता के साथ रहते हुए उसने कभी दुख देखे ही नहीं, तो उसे लगता है कि जीवन तो केवल सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। लेकिन दुख बांचना नहीं आता था, इसलिए उसे दुखों का पता ही नहीं था। बांचना अर्थात पढ़ना, यानी कि जीवन उसके लिए परिभाषा क्या है? सुख। और उसे दुखों का नहीं आभास है, क्योंकि उस बच्ची ने अपने घर में दुख देखे ही नहीं है। पाठिका थी अर्थात पढ़ने वाली थी, वह धुंधले प्रकाश की। अब प्रकाश धुंधला हो, मध्यम हो, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, उसमें आभास हो जाएगा कि कुछ है, लेकिन क्या है यह स्पष्ट नहीं पता लगता है। ऐसे ही वो कहता है कवि कि वह जो लड़की है धुंधले प्रकाश में पढ़ पाती थी। क्या पढ़ पाती थी? कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को, कि जो तुक और लयबद्ध पंक्तियां केवल उन्हीं को पढ़ सकती है। प्रतीकात्मक शैली है इसमें। इसका अभिप्राय है तुक और लयबद्ध पंक्तियों का, कि सुख के क्षणों को पढ़ पाती थी, कि धुंधले प्रकाश में वह केवल तुक और लयबद्ध पंक्तियों अर्थात केवल सुख के क्षणों को ही पढ़ पाती थी। क्यों? क्योंकि जिस तरह धुंधले प्रकाश में स्पष्ट दिखाई नहीं देता, उसी तरह उसने अपने अब तक के जीवन में, विवाह से पूर्व के जीवन में, जिसमें वह अपने माता पिता के साथ रह रही है, उसने दुख देखे ही नहीं है। तो अधूरी सच्चाई उसके सामने है जीवन की। उसे नहीं पता कि जीवन में कष्ट भी होते हैं, जिम्मेवारियां होती हैं, अनेक कठिनाइयां भी आने वाली हैं, तो वह इन सबको नहीं जानती है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। अब माँ जो है विदा करने से पूर्व जो बेटी को सीख दे रही है, वह सीख है, माँ ने कहा पानी में झांक कर, कि जैसे हम पानी में झांकते हैं, देखते हैं, तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, अपनी परछाई दिखाई देगी, उसमें चेहरा दिखाई देगा। तो कहती है कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर, अपने सौंदर्य पर इतराना मत, अर्थात अपने सौंदर्य के लिए दूसरे की आंखों में प्रशंसा के भाव देकर, दूसरे तुम्हारी तारीफ करेंगे, बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छी हो, अनेक प्रकार से वो प्रशंसा करेंगे, तो अपने चेहरे पर इस सौंदर्य पर इतराना नहीं है। कि दूसरे क्या है कि अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाने हेतु तुम्हें प्रशंसा के बंधन में बांध सकते हैं, प्रशंसा करते रहेंगे और मनचाहा करवाते रहेंगे। तो कहती है कि पानी में झांक कर अर्थात दूसरे की आंखों में अपने लिए प्रशंसा के भाव देखकर अपने चेहरे पर, अपने सौंदर्य पर नहीं रीझना है, इतराना नहीं है। आग रोटियां सेकने के लिए है। कहती है आग का कार्य है घर में कि हम उस पर अपना खाना पकाएं, भोजन तैयार करें। तो आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो ऐसा ना हो कि जिस आग पर रोटी सेकी जाती है उसी पर कोई तुम्हारा व्यक्तित्व ही जला डाले, तुम्हें ही नष्ट कर डाले। तो तुम्हें कार्य तो करना है। आग रोटियां सेकने के लिए है का अर्थ यहाँ पर हम देंगे कि वह अपनी बेटी को अपना दायित्व निभाने को तो कहती है कि तुम्हें घर के कामकाज अपने करने हैं, जो तुम्हारा कर्तव्य है, भोजन पकाना, दूसरों के लिए शुद्धापूर्ति का कार्य करना, कि तुम किचन में जाती हो, रसोई घर में काम करो, वह तो करना, लेकिन जलने के लिए नहीं, कि कोई उस आग का दुरुपयोग तुम्हारे खिलाफ कर सके, ऐसा कतई मत होने देना। अपने अस्तित्व को तुम्हें बचाए रखना है, कोई तुम्हें कमजोर समझकर तुम पर अत्याचार वहां न कर सके, इतना मजबूत रहना है। फिर आगे माँ कहती है शिक्षा देते हुए, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह, कि जो वस्त्र और आभूषण है, स्वाभाविक है कि जो स्त्रियां हैं वस्त्र और आभूषणों की तरफ
आकर्षित हो जाती हैं, उन्हें भाते हैं नए नए वस्त्र पहनना, आभूषण धारण करना, तो इनकी तरफ उनकी रुचि होती है। तो वो कहती है कि वस्त्र और आभूषण बंधन है स्त्री जीवन के, स्त्रियों के जीवन के लिए बंधन का काम करते हैं। तो कहती है कि तुम्हें अपने जीवन में वस्त्र और आभूषणों का बंधन स्वीकार नहीं करना है, कि सिर्फ यही जीवन नहीं है। तुम्हें सुनने को मिलेगा कि खाने पीने को मिल रहा है, ओढ़ने पहनने को मिल रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, आभूषण, और क्या चाहिए, यही तो जीवन है। और स्त्रियां क्या है, इसी को जीवन मान बैठती हैं कि हमें और क्या चाहिए, इतने सुंदर कपड़े और आभूषण पहनने को मिल रहे हैं। तो माँ कहती है ये बंधन है, ये तुम्हारी इच्छाओं को, सपनों को दबाए रखने का एक जरिया है। तो माँ कहती है इन्हें बंधन मत बनने देना। और ये बंधन का काम कैसे करते हैं? वस्त्र और आभूषणों की तुलना माँ किससे कर रही है? शाब्दिक भ्रमों से, कि जैसे शब्दों के भ्रम जाल में हम फंस जाते हैं। अगर हम दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार अपनी हर चीज को पता नहीं क्या क्या प्रशंसा करके बेचता है और हम प्रभावित होकर उसे ले लेते हैं। बाद में हमें पता चलता है तो ऐसे ही कहती है कि वस्त्र और आभूषण भी शब्दों के जाल की तरह हमें अपने जाल में बांध लेते हैं। हम उनके आकर्षण में बंध जाते हैं, जैसे किसी की बातों में फंस जाएं। तो माँ सीख देती है कि वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के बंधन है, शाब्दिक भ्रमों की तरह हम इनके जाल में फंस जाते हैं, लेकिन तुम्हें इससे बचना है। और फिर जो सबसे मुख्य अंतिम सीख माँ ने बच्ची को दी है वह क्या है? माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो माँ कहती है कि लड़की तो होना, अर्थात लड़की के जो स्वाभाविक गुण होते हैं, कि लड़कियों में जो कोमलता है, धैर्य है, कर्तव्य निष्ठा है, सेवा भाव है, ऐसे अपने गुणों को, स्वाभाविक गुणों को बनाए रखना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, कि लड़की की तरह कमजोर न दिखना, दूसरे तुम्हारे इन गुणों को तुम्हारी कमजोरी न समझ बैठे और तुम्हारे गुणों को कमजोरी समझकर तुम पर अत्याचार न कर दें, तुम्हारे अस्तित्व को, तुम्हारे व्यक्तित्व को न छीन लें, तुम्हारे सपने न नष्ट कर दें। ऐसा नहीं होने देना है। तो माँ परंपरागत जो सीख दी जाती रही हैं उनमें कुछ बदलाव के साथ अपनी बेटी को सीख देती है कि दायित्व पूर्ति तो करनी है, लेकिन अपने सपनों को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी इच्छाओं को बचाते हुए। दूसरों को यह अधिकार नहीं देना है कि वह तुम पर किसी तरह का अत्याचार कर सके। तो कविता यहाँ पूरी होती है। अब बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की तरफ। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? क्योंकि माँ स्वयं एक स्त्री है। माँ ने अपने जीवन में बहुत जिम्मेदारियां निभाई हैं, कष्ट भी देखे हैं, संघर्ष भी किया होगा और अपने आसपास स्त्रियों के साथ होने वाले व्यवहारों को देखा भी होगा, सुना भी होगा और संभवतः हो सकता है खुद भी भोगा हो। तो वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी के साथ भी ऐसा ही कुछ घटित हो। तो वह पहले ही उसे सावधान कर देना चाहती है कि ऐसी ऐसी स्थितियां जीवन में आ सकती हैं और उसमें, उन स्थितियों में तुम्हें कैसे डटकर उनका मुकाबला करना है। इसलिए माँ लड़की को ये सीख देती है कि लड़की होना, कि लड़की के स्वाभाविक गुण बनाए रखना, लेकिन लड़की जैसी कमजोर नहीं दिखना। दूसरा प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज की स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? एक समय आया था कि उस समय बहुओं को दहेज के लालच में या किसी अन्य कारण से जलाकर आग में मार डाला जाने लगा था और यह घटनाएं बहुत अधिक हो रही थी। इक्का दुक्का नहीं, अखबार, समाचार पत्र जो है इससे भरे रहते थे। प्रतिदिन यही खबरें आती थी कि आज यहाँ बहू को आग में जलाकर मार डाला गया। तो संभवतः उस समय उन चीजों से प्रभावित हो कवि ने ये कविता लिखी है। तो समाज में स्त्री की उस स्थिति की ओर संकेत किया गया है कि उसके अस्तित्व को कोई स्वीकारता ही नहीं है, उसका महत्व ही नकार देता है समाज। कि आग को, उससे घर के कार्य तो करवाए जाते हैं, घर के कार्य सभी वह करेगी, रसोई घर वह संभालेगी, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालेगी, लेकिन अगर इच्छा अनुकूल ना हो ससुराल वालों की तरफ से, कोई कमी है, दहेज की कमी है, कोई अन्य कारण है, तो उसे जलाकर मार तक डालते हैं। ऐसी समाज में स्त्री की स्थिति रही है। तो उसी स्थिति की ओर यहाँ संकेत किया गया है।
माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? माँ के लिए अपनी बेटी सबसे अधिक प्रिय है। जो चीज उसने समाज में देखी, सुनी या भोगी है, वह नहीं चाहती कि वैसी प्रतिकूल स्थितियां उसकी बेटी के जीवन में भी आए, कोई उस पर अत्याचार कर सके, कोई उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे। तो माँ इसलिए बेटी को सचेत करना जरूरी समझती है कि उसके जीवन को कोई खतरा न हो। तीसरा प्रश्न, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कि जो बेटी है वह उसके सामने जीवन की अधूरी सच्चाई है, क्योंकि उसने अब तक अपने घर में माता पिता के साथ केवल सुखों को भोगा है, दुखों को नहीं जानती है, तो केवल सुख पढ़ना जानती है। केवल इसलिए कहा है कि धुंधले प्रकाश में जिस तरह से स्पष्ट तस्वीर दिखाई नहीं देती, वैसे ही जीवन की पूरी सच्चाई लड़की के सामने नहीं है। वह केवल सुखों को ही पढ़ पाती है। वह जीवन का नाम समझती है कि जीवन केवल सुख और आनंद का नाम है। तो इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने आ रही है उसे शब्दबद्ध करना है, उसे अपने शब्दों में लिखना है कि लड़की भोली है, उसमें सरलता है। तो ऐसा ही सुख जैसे उसने देखे हैं, उसे लगता है विवाह के बाद भी जीवन केवल सुख और आनंद से भरपूर रहेगा, और वह वैसे ही सपने संजोने लगती है कि आगे भी इतना ही सुखदायी जीवन होगा। जीवन की वास्तविकता से वह अनजान है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? इसलिए लग रही थी क्योंकि जिस बेटी के साथ वह अपने सुख दुख बांटती है, अपनी अनुभूतियां बांटती है, विवाह से पूर्व अपनी माँ या अपनी बहनों के साथ बांट लेती थी और वो उसे समझती थी। अब उसकी केवल बेटी उसके साथ थी जो उसकी बातों को, उसके मन की पीड़ा को समझ पाती थी। अब विवाह के बाद जब वह विदा हो जाएगी, वह भी उससे दूर हो जाएगी। तो अपने संस्कारों के रूप में उसने जो संजो कर रखा है वह अब उससे दूर हो जाएगा, यानी कि बेटी उसका साथ छोड़कर विवाह के बाद अपने ससुराल चली जाएगी, तो उसके साथ सुख दुख बांटने वाला कौन रहेगा? इसलिए उसे लगता है वह उसकी अंतिम पूंजी है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? जो अंतिम अनुच्छेद है उसमें यही बात है कि एक तो पहला है कि अपने सौंदर्य पर इतराना नहीं है, चाहे लाख प्रशंसा करे कोई। दूसरा, आग रोटियां सेकने के लिए अर्थात अपना दायित्व निभाना है, घर गृहस्थी के कार्य करने हैं, जलने के लिए नहीं, लेकिन कोई तुम्हारे व्यक्तित्व को नुकसान ना पहुंचा दे, इसका ध्यान रखना है। अगली उसने सीख दी कि वस्त्र और आभूषणों के बंधन में नहीं बंधना है। और फिर अंत में, सबसे अंत में कहा कि लड़की होना, लड़कियों के स्वाभाविक गुण बनाए रखना, लेकिन लड़की की तरह कमजोर मत दिखना कि कोई तुम्हारा फायदा उठाकर तुम पर अत्याचार कर सके। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? इसमें हम लिखेंगे जो हमने शुरुआत में किया कि कन्यादान का विग्रह करके देखते हैं। यह एक सामासिक शब्द है, कन्या का दान अथवा कन्या के लिए दान, कि जो भारत है दान का यहाँ बहुत महत्व रहा है। तो अपनी सबसे प्रिय चीज को दान में लोग देते रहे हैं, लेकिन हमारा विचार है कि कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसे दान में दिया जा सके। तो कन्या का दान हमारे विचार से उचित नहीं है। अगर हाँ हम कहें कन्या के लिए दान, तो इसे हम इस संदर्भ में ले सकते हैं कि कन्या का जिससे विवाह हुआ है और दो जो प्राणी हैं नया जीवन शुरू करेंगे, उन्हें कुछ लाभ हो जाए, ज़्यादा परेशानी न उठानी पड़े अपना दाम्पत्य जीवन शुरू करने में, तो उसके लिए जो दान दिया जाता है, अगर हम उस संदर्भ में लें तो कन्या के लिए दान अर्थ में कन्यादान शब्द उचित है। अन्यथा दान वस्तु का होता है, जीवित प्राणी का नहीं। कन्या की भी अपनी इच्छाएं हैं, अपने सपने हैं, तो हम दान देकर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमने उसका दान कर दिया, अब उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रह गया है। तो हमारी दृष्टि में कन्या के लिए दान अगर हम ग्रहण करें तो उचित है। पाठ्येतर सक्रियता में है, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बोधन बन जाता है। इस बात पर हमें चर्चा करनी है, अर्थात कि जो प्रायः माना जाता है कि स्त्रियां सुंदर होती हैं और उन्हें अपनी सुंदरता का ध्यान रखना चाहिए, और इसी रूप में उसको, चाहे वो मीडिया हो या कुछ रचनाएं भी ऐसी होती हैं कि उन्हें सिर्फ सौंदर्य प्रतिमान बनाकर सबके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, वह भी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, उसकी भी इच्छाएं सपने हैं, अपना
रंग रूप सभी का होता है, ईश्वर का दिया है, तो केवल इसको प्रतिमान के रूप में कि सौंदर्य के प्रतिमान में बांधकर नहीं रखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, यहाँ अफगानी कवयित्री मीना किशोर कमाल की कविता की कुछ पंक्तियां दी जा रही हैं। क्या आपको कन्यादान कविता से इसका कोई संबंध दिखाई देता है? तो पंक्तियां एक बार पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक दिया है, मैं लौटूंगी नहीं। मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ, मैंने अपनी राह देख ली है, अब मैं लौटूंगी नहीं। मैंने ज्ञान के बंद दरवाजे खोल दिए हैं, सोने के गहने तोड़कर फेंक दिए हैं। भाइयों, मैं अब वह नहीं हूँ जो पहले थी। मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ, मैंने अपनी राह देख ली है, अब मैं लौटूंगी नहीं। बिल्कुल इसका कन्यादान से संबंध बनता है। ऐसा प्रतीत होता है कि माँ ने जो शिक्षा दी है, बेटी ने उससे गांठ बांध लिया है और उसने अपने लिए एक नई राह तलाश ली है, अपना व्यक्तित्व अपनी इच्छानुसार निखारना शुरू कर दिया है। तो यहीं पर यह कविता समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।